Hello friends, welcome back to Groot Academy. Hope all of you are safe and sound. This is me नम्रता डागरा. तो आज की इस वीडियो में हम हमारी पहले वाली जो कहानी हमारी चल रही है चैप्टर 2 की कहानी उसको स्टार्ट करेंगे. टाइटल तो आपको पता ही है, लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. एनिस जंग इसके राइटर हैं और इसके पहले पार्ट के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. साहिब आलम की स्टोरी थी उसके अंदर. और इस वीडियो में हम हमारे इसके सेकेंड पार्ट आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार इसके बारे में हम जानेंगे. और ये कहानी है मुकेश नाम के एक गरीब बच्चे की जो कि फिरोज़ाबाद में रहता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेकंड जो पार्ट है वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मैं कार चलाना चाहता हूँ. तो राइटर यहाँ पर एक और बच्चे मुकेश की बात करती है जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. और वो राइटर की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि मुझे खुद का मालिक खुद बनना है. आई वॉन्ट टू बी माई ओन मास्टर. इसलिए मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, मुझे कार चलाना भी सीखना है. उसकी आंखों में वो चमक दिख रही होती है जब वो कहता है कि मुझे कार चलाना सीखना है, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है. और गाइज मैं आपको बता दूं कि मुकेश जो है फिरोज़ाबाद नाम की एक सिटी में रहता है जो कि बैंगल्स बनाने के लिए बहुत फेमस है, चूड़ियाँ बनाने के लिए. वहाँ पर जितने भी घर हैं उन सभी में जो लोग रहते हैं वो सभी लोग बैंगल्स बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं. और चूड़ियाँ बनाने के लिए जो रंग बिरंगे शीशे होते हैं उन्हें जोड़कर वो चूड़ियाँ बनाते हैं. और उनकी पॉलिशिंग के दौरान जो धुआं वगैरह निकलता है उससे उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और जवान होने से पहले ही वो अंधे हो जाते हैं. फिर भी वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते चले आ रहे हैं. और मुकेश जैसे 20,000 से ज़्यादा बच्चे उन फैक्ट्रीज में अपने परिवारों के साथ काम करते हैं. तो राइटर अपने मन में सोचती है कि अगर ऐसा कोई कानून लागू हो जाए तो चाइल्ड लेबर के लिए इन सभी को जेल भी हो सकती है. और ये जो 20,000 बच्चे वहाँ जो काम करते हैं उनका बचपन आज़ाद हो सकता है. वो अपना स्कूल फिर से शुरू कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं, पढ़ने में लगा सकते हैं. राइटर के मन में भी इच्छा होती है और वो ये सब अपनी आंखों से देखना चाहती है कि किस तरह से उन अंधेरी भट्टियों में हवा और लाइट जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है वहाँ पर कैसे ये लोग इतना काम करते हैं. और इतने सारे बच्चे भी हैं उनसे भी काम करवाते हैं जो कि इल्लीगल है, गैर कानूनी है. तो फिर मुकेश एक दिन राइटर को अपने घर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है. तो राइटर तैयार हो जाती है और वो रास्ता जहाँ से वो जाते हैं वहाँ पर बदबूदार नालियाँ होती है, गंदी सी गलियाँ होती है और कूड़ा करकट बिखरा हुआ होता है. छोटी छोटी भीड़ी भीड़ी गलियाँ होती है. वहाँ पर ऐसे घर होते हैं जो ऐसा लगता है कि कभी भी उनकी छत के नीचे गिर जाएगी. बहुत कमज़ोर मकान होते हैं उधर और कच्चे मकान होते हैं. उन्हीं में से एक घर मुकेश का भी होता है. तो वहाँ पर जो उसके घर के बाहर लोहे का दरवाज़ा होता है उस पर वो ज़ोर से खटखटाता है और धक्का मार के उस गेट को खोलता है. और वो कहता है कि मेरा जो घर है वो आधा बना हुआ है. और मुकेश राइटर को बताता है कि मेरा घर अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो. तो राइटर अंदर जाती है और वो देखती है कि इंसान और पशु सब लोग एक ही परिवार में एक घर में रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं जैसे कि पुराने ज़माने में रहा करते थे कभी. और अंदर जाकर वो देखती है तो घास फूस का छप्पर बना हुआ है और वहाँ पर ही एक साइड में चूल्हा रखा हुआ है. चूल्हे पर पालक उबल रही है और एक साइड में ज़मीन पर थाली के अंदर सब्जियां कटी हुई पड़ी हैं. और एक कमज़ोर सी बहुत ही पतली दुबली सी एक औरत सबके लिए खाना बनाने की तैयारी में है. और वो औरत कौन है? वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है. और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई होगी और अब जिसने पूरे घर को संभाल रखा है. फिर थोड़ी देर में एक बूढ़ा सा आदमी अंदर आता है और वो जो औरत होती है वो दीवार के पीछे ऐसे घूंघट करके छुप जाती है क्योंकि वो उसका ससुर होता है. और जिस तरह से ट्रेडिशन है ही गाँव के अंदर होता है घूंघट प्रथा, तो वो घूंघट ले लेती है अपने ससुर के आगे और वो छुप जाती है. और वो बुजुर्ग जो है वो भी चूड़ी बनाने वाला है. वो पहले दर्जी था और बाद में उसने चूड़ी बनाना शुरू कर दिया. और वो बेचारा अपनी गरीबी से इतना लाचार है कि वो ना तो अब तक अपने घर की मरम्मत करवा सका और ना ही अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवा सका. उसने अपने बच्चों को सिर्फ चूड़ियाँ बनाना ही सिखाया क्योंकि एक वही काम था जो उसको अच्छी तरह से आता था. तो इसलिए उसने अपने बच्चों को सिर्फ चूड़ी बनाना ही सिखाया. फिर मुकेश की दादी बोलती है कि यही भगवान का लिखा हुआ है और हमारे भाग्य में तो चूड़ी बनाना ही है. इसी वजह से इसके दादा भी अंधे हो गए. चूड़ी बनाने के अलावा हमें और कुछ आता भी नहीं है.
वो कहती है कि हम चूड़ी बनाने वालों की जाति में जो भी जन्म लेता है, हमारी कास्ट में जो भी जन्म लेता है वो चूड़ी बनाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। यहाँ पर जितने भी घर हैं उन सभी के आंगन में चूड़ियों के ढेर बिखरे हुए मिल जाएंगे, रंग बिरंगे चूड़ियाँ। जितने इंद्रधनुष में रंग होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा रंग हमारी चूड़ियों के अंदर मिल जाएंगे। सभी के आंगनों में चूड़ियाँ जो है वही मिलेंगी आपको, और कुछ भी नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, छोटे बड़े सब लोग जो है पैदा होते ही बस उनको और कुछ नहीं आता है, वो ये समझ लेते हैं कि हमारे भाग्य में चूड़ी बनाना ही है, तो वो बचपन से ही चूड़ियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। और उनकी आंखों की रोशनी भी जो है वो टाइम से पहले ही चली जाती है। फिर राइटर देखती है एक छोटी सी सविता नाम की एक लड़की, पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है उसने, और वो बुजुर्ग महिला के पास बैठी शीशे के जो टुकड़े हैं उनको जोड़कर गोल गोल चूड़ियाँ बना रही है। और उसके हाथ बिल्कुल ऐसे मशीन की तरह चल रहे हैं, जैसे कि वो एकदम पारंगत हो उस काम के अंदर, परफेक्ट हो। फिर वो राइटर अपने मन में सोचती है कि ये बच्ची जो है कितनी छोटी सी है, और क्या इसको मतलब भी पता होगा चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती है, इनकी पवित्रता क्या है, इनका महत्व क्या है हम सबकी लाइफ में, औरतों की लाइफ में इसका क्या महत्व है। इस बच्चे को पता भी नहीं होगा और ये इतनी हेल्प कर रही है चूड़ियाँ बनाने में। तो फिर वो सोचते हैं कि चूड़ियाँ जो है, जो इंडियन लेडीज़ हैं उन सब की सुहाग की निशानी होती है, जो कि मैरिज के अंदर बहुत ही शुभ मानी जाती है। और वो सोचते हैं कि इस बच्चे को उस दिन पता लगेगा जब इसने लाल रंग का जोड़ा पहना होगा, इसके सिर पर लाल रंग का दुपट्टा होगा, हाथों में मेहंदी लगी हुई होगी और ये दुल्हन बनकर बैठी होगी और इसके हाथ के अंदर चूड़ियाँ पहनी हुई होगी। तब इसको पता चलेगा कि चूड़ियों का क्या मतलब होता है। फिर वो उसकी दादी की तरफ देखती है, बुजुर्ग लेडी की ओर, जिसके हाथ में अभी भी चूड़ियाँ हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है, और उसने कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर भरपेट खाना भी नहीं खाया है। फिर थोड़ी देर में उसका पति, जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई है, वो बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में हमारे घर में जो औरतें हैं उनको चूड़ियों के अलावा मैंने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दे सका मैं उन्हें। बस सिर्फ इतना कर दिया है कि इनके रहने के लिए मैंने ये मकान बनवा दिया है, बस इतना ही मैं कर पाया अपनी पूरी लाइफ के अंदर। हालांकि बहुत मेहनत की लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कमा पाया। और उनकी इस बात को सुनकर राइटर को ऐसा लगता है कि जैसे वो इतने संतुष्ट हैं अपनी इस कामयाबी से, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। और उनकी बात से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत कुछ दे दिया है ये मकान बनवाकर। तो मुकेश के घर जाने के बाद ही राइटर को सारा सच पता चलता है कि वहाँ फिरोजाबाद में रहने वाले हर एक घर में जितने भी लोग हैं वो सभी चूड़ियाँ बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उनकी आंखों की रोशनी तक चली जाती है, फिर भी उन्हें ये काम करना पड़ता है, और वो मजबूर है क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते आ रहे हैं, उनके पूर्वज भी और वो भी, उनके पेरेंट्स भी, बच्चे भी, सब लोग। और वो चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर वो इसे छोड़ देते हैं तो उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं रह जाएगा और वो लोग भूखे मर जाएंगे। और अपनी इस लाचारी के ऊपर वो सभी लोग अफसोस भी करते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर राइटर वहाँ खड़े सभी नौजवानों से पूछती है कि तुम लोग अपना एक संगठन क्यों नहीं बनाते हो, सारे जने मिलके? तुम उन लोगों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते जो तुम्हें इस लाचारी के अंदर, इस गरीबी के अंदर धकेल रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्योंकि हम गरीब हैं तो पुलिस वाले हमें ही पकड़ेंगे और हमें पकड़ के पिटाई करेंगे हमारी, और हमें जेल में डाल देंगे, और हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम भी लगा देंगे कि हम ही लोगों ने कुछ गलत किया है। इसलिए हम चाहकर भी आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि ना तो हमारे पेरेंट्स के कंधे इतने मजबूत हैं कि वो हमारे साथ खड़े रह सके, और ना ही हम लोगों में इतनी ताकत है कि हम लोग इस लड़ाई के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, क्योंकि हमारे पास कमाई का सिर्फ एक ही ज़रिया है। अगर हमने इसे भी छोड़ दिया तो हम कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए ये काम करना हमारी मजबूरी भी है और हमारी ज़रूरत भी है। तो ये सब हालात देखकर और इन लोगों की बातें सुनकर राइटर के सामने दो संसार उभर कर सामने आते हैं कि एक तरफ तो ये लोग हैं, गरीब लोग, जो अपनी ही जाति को कलंक मानकर उसी का बोझ ढोते फिरते हैं कि हमारी जाति के अंदर जो पैदा हो गया उसको यही काम करना पड़ेगा, और वो बेचारे और ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। और दूसरी तरफ वो साहूकार, वो एजेंट्स, वो सिपाही, सोल्जर्स, पुलिस वाले, जो अपने आप को कानून की हिफाजत करने वाले कहते हैं, सरकारी अफसर और
पॉलिटिशियंस, ये लोग हैं जो खुद तो इतने रिच हैं और इन बेचारे गरीब लोगों को हर तरीके से परेशान करते रहते हैं। इनसे झूठे प्रॉमिसेस करते हैं, इनको लालच देकर, इन्हें बहला फुसलाकर इनसे अपना काम निकलवाते हैं। ऐसे लोग जिनके पास एजुकेशन तक नहीं है, इनका फायदा उठाते हैं और सब लोग, और इन्हें मजबूर कर देते हैं इस गरीबी में रहने के लिए। और इन सब का बोझ आ जाता है इन बेचारे बच्चों के ऊपर, जिन्हें मजबूरी के अंदर अपने बचपन को इसी तरह से खो देना पड़ता है इस लाचारी की वजह से। और उन सभी के लिए कुछ करना मतलब हिम्मत करना, जो कि उनकी परवरिश में उन्हें सिखाया ही नहीं जाता। इसीलिए राइटर को मुकेश को देख के बहुत खुशी होती है, जिसके मन में एक आग है, एक जुनून है कि मुझे कार चलाना सीखना ही है और मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। तो राइटर मुकेश से पूछती है कि गैरेज तो यहाँ से बहुत दूर है तुम्हारे घर से, तो क्या तुम वहाँ जा पाओगे? तो मुकेश कहता है कि मैं पैदल जाऊँगा, और वो ज़िद करता है कि मैं पैदल चला जाऊँगा लेकिन जाऊँगा ज़रूर, मुझे सीखना है तो सीखना है। तो फिर राइटर उसको बोलती है कि क्या जहाज़ उड़ाना भी तुम्हारा सपना है? तो मुकेश ज़मीन की ओर देखता है और बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है। मैंने तो रोड के ऊपर चलती हुई, भागती हुई उन कार्स को देखा है, और इसीलिए मेरा मन करता है कि मैं कार मैकेनिक बनूं, मोटर मैकेनिक बनूं। लेकिन जहाज़ फिरोज़ाबाद के ऊपर से बहुत कम गुजरते हैं, तो इसलिए मुझे सिर्फ मोटर मैकेनिक ही बनना है। और इसी वजह से राइटर को मुकेश को देखकर बहुत खुशी होती है, जो अपने गांव की धूल से बहुत ऊपर उठ चुका है, और उसके सपने चूड़ियाँ बनाने को लेकर नहीं हैं, बल्कि बहुत अलग है उसके सपने, सबसे अलग है। एटलीस्ट उसने अपने गांव वालों की तरह सपने देखना छोड़ा नहीं है, उसने हार नहीं मानी है, उसने अपनी राह खुद चुनी है, और वो अपना मास्टर भी खुद बनना चाहता है। इसलिए उसने अपना सपना खुद चुना है, जिसे पूरा करने के लिए वो मीलों पैदल चलने के लिए भी तैयार है। और उसकी आंखों की वो चमक ये साफ जाहिर करती है कि एक दिन वो मोटर मैकेनिक ज़रूर बन जाएगा और कार चलाना भी सीख जाएगा। तो गाइस, ये थी स्टोरी मुकेश और साहिब आलम की। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और आज का भी जो टाइम चल रहा है कोरोना का, तो इसमें भी लॉकडाउन तो सभी के लिए है, लेकिन उन गरीब लोगों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही है। उनके पास ना खाने के लिए पैसे हैं और ना ही दवाइयों के लिए पैसे हैं। वो बेचारे कुछ ज़्यादा ही तड़प रहे हैं। अब सोचिए उन लोगों के बारे में जो डेली वेजेस कमाते हैं, जैसे स्टॉल्स लगाने वाले हैं, उन पर क्या बीत रही होगी, कैसे वो अपना जीवन चला रहे होंगे। सभी लोग बहुत पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं। इस महामारी से ज़्यादा उनके लिए तो वो भुखमरी मैटर करती है। तो प्लीज़ हो सके तो उनकी मदद कीजिए और अपना भी ध्यान रखिए, सेफ रहिए। That's all for today. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.